और वो मुर्गा मीट जिसको समझ के खा रहे हो, कुकुर बिलार काट के खिलाया जा रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है। काहे बकैती कर रहे हो भैया? तो ये जो चल रहा है ना, पैसा रुपया और बहन जी और भी बहुत कुछ बट रहा है। 5-5 किलो राशन बट रहा है, गेहूं बट रहा है, और कहा जा रहा है जब राशन ले रही है तो वोट क्यों नहीं देंगी। ये भी धमकाया भी जा रहा है कि जब राशन मुंह फाड़ के ले लेती हो तो वोट काहे ना देबू। तो उनके ही बात के समझावा कि जौनी राशन बटत है ना, 5 किलो गेहूं और चावल, ये अनाज जो बट रहा है, ये अनाज सरकारी खजाने से बट रहा है, और वो सरकारी खजाना हमारे जैसे नौकरी पेशा लोगों का जो इनकम टैक्स होता है उस पैसे से बट रहा है। उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर कोई आपको ये दबाव बनाता है कि आपने 5 किलो गेहूं या राशन लिया तो आप बदले में वोट दो, तो आप उनको सीधे बोलिए कि ये सरकारी खजाने का है, इसमें वोट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दमदारी से आपको बताना है। और दूसरी बात, हमन इतना भिखारी ना है कि 5 किलो राशन और 5 किलो जो है कि अनाज और तेल पे जो है अपन वोट बेच दे पाएंगे। ये बात का ध्यान रखिए। लॉकडाउन हुआ था, सबका रोजगार छूटा ना, कोई घर पहुंचा, कोई घर रास्ते में ही खत्म हो गया। कितना मुश्किल, कितना परेशानी हम लोगों ने झेला बहन जी। आज आदमी को रोजगार के लिए आप फिर नहीं शहर जाने दे रही हैं कि भैया घरे में रहा, चाहे 2 पैसा कम में रही घर में, तो का खेती बाड़ी से काम चली, लेकिन वहाँ ना जाए के हमारे खातिर कब का हो जाए पता ना। नोटबंदी भाई, घर के धोयल 2000-2500 रुपया तक फेरे भर के नौबत ना आई, ओमे कितना लोगन के जांच चल गई कि ना। 500 रुपया 1000 रुपया खातिर अपन पैसा अकाउंट में जमा रहा, लेकिन हमन पैसा निकाले खातिर मोहताज रहली, कि लड़का के फीस भरे खातिर, घर में राशन पानी खरीदे खातिर मोहताज रहली, कि सरकार के पास नोटवा नहीं रहा, नोटबंदी हो गई लेकिन नया नोट नहीं रहा। कितना बड़ी बड़ी बात भाई। और 2 साल से कोरोना के चक्कर में हमन का लड़का बच्चा के कुल पढ़ाई लिखाई चौपट हुआ। आज पता चला था कि कोरोना कुछ नहीं, खाली जुकाम सर्दी खांसी बुखार है। और स्कूल खोल दिया गया, अचानक से सब कुछ चालू हो गया। चुनाव आया, अचानक से सब कुछ चालू हो गया। लड़का स्कूले जाए ना तैयार है, ठेर ठेर के लड़का के स्कूले भेजे के पड़त है। तो ई बात के समझा बहन जी, कितना बड़ा षड्यंत्र रचल जाल थे कि हमारे के लड़का ठीक से पढ़ लिख ना पाए। काहे के ई कहले रहने हमारे संत गाड़ के बाबा महाराज, का कहने लगे कि एक टाइम खाओ लेकिन पढ़ाई करो, एक टाइम खाओ लेकिन पढ़ाई करो, टूटा फूटा बर्तन में खाओ लेकिन पढ़ाई करो, कपड़ा फटा हुआ पहनो लेकिन पढ़ाई करो, टूटे फूटे झोपड़ा में रहो लेकिन पढ़ाई करो। यानी कि शिक्षा को सबसे ज्यादा जोर दिया गया। और ये सरकार में शिक्षा का काम खत्म होते है कि तू कांवर लेके जा भैया, मन के लड़का कांवर लेके जाइए तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसावल जाये, और जब रोजगार के बात करिए तो उनके ऊपर लाठी बरसावल जाये। ई बात हमन के भुलाए के ना है कि जौन शिक्षा के बात करे ले, जौन रोजगार के बात करी, और सबसे बड़ी बात जौन हमन के मान सम्मान के बात करी, वोट मान सम्मान के नाम पे ही दिया जाएगा। जात बिरादरी, राशन पानी, रुपया पैसा के नाम पे वोट आपको नहीं देना है। बहुत मुश्किल से आपको ये वोट का अधिकार मिला बहन जी। जब बाबा साहब संविधान लिखे थे और जब आपको और हमको वोट का अधिकार दिए, तो यही सारे ऊंची जाति के लोग बोले कि वोट डालने के लिए जो एक जैसे होता है ना कि हाई स्कूल पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, वैसे वोट डालने के लिए जो हाई स्कूल पास किया होगा उसी को वोट का अधिकार होना चाहिए। तब बाबा साहब कहे कि मेरे समाज को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो 10वीं कहां से पास करेगा। बहुत संघर्ष किया बाबा साहब ने, तब आपके और हमारे लिए वोट का अधिकार डाल पाए भारत के संविधान में। ये प्रावधान बाबा साहब ने किया कि 18 साल तक का कोई भी व्यक्ति हो जो भारत में जन्म लिया हो, चाहे औरत हो या आदमी, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सबको वोट डालने का अधिकार होगा। तो बहुत मेहनत के साथ ये अधिकार मिला है भैया, बहुत मेहनत के साथ ये अधिकार मिला है। ये एक रात का नहीं था कि बटन दबाया और सुबह उठे और आपको अधिकार मिल गया ना। बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत बहस करनी पड़ी, तब आपको और हमको ये वोट का अधिकार मिला। संविधान में तो अधिकार हो गया था, लेकिन इसके बावजूद हमारा वोट हम डालते थे, लेकिन वोट हमारा होता ही नहीं था, क्योंकि वो कभी बूथ कैप्चरिंग हो जाता था, कभी वो पूरा बैलेट बॉक्स उठा के लेके चले जाते थे। हम लोगों को पता भी नहीं चलता था कि राजा और वोट का कीमत क्या है। वो तो साहब कांसीराम की देन है, साहब कांसीराम का मिशन मूवमेंट है कि साहब बड़ी नौकरी करते थे बहन जी, बहुत बड़ी नौकरी साहब कांसीराम करते थे, वैज्ञानिक के पोस्ट पे थे साहब कांसीराम। बाबा साहब के बारे में जाने, बाबा साहब की किताब के बारे में, किताबों को पढ़े, उनके बारे में जब उनको ज्ञान हुआ तो उनकी बुद्धि खुली और तुरंत वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिए।
और इस्तीफा दे करके ये प्रण किए, अपनी माँ को चिट्ठी लिख करके ये प्रण किए कि माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगा, माँ तुम्हारे मतलब अपने घर वालों से किसी के मृत्यु में या किसी की शादी में भी मैं घर नहीं आऊंगा। माँ मैंने जीवन भर शादी न करने का फैसला किया है, अपने घर में अपने नाम पे कोई घर मकान दुकान कोई जो है बैंक बैलेंस कुछ भी पैसा रुपया कुछ भी अपने नाम पे नहीं रखूंगा। आज से ये बहुजन समाज मेरा घर द्वार है। ये चिट्ठी लिख करके साहब कांसीराम नौकरी से इस्तीफा दे करके अपनी माँ को भेज दिए। तो यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हो भैया, आपको आपके वोट की ताकत का एहसास साहब कांसीराम ने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया होता तो अहिर भैंस चरा रहा होता, चमार चमड़ा छील रहा होता, भर पानी भर रहा होता, सब अपनी अपनी जाति के पैसे को ही कर रहे होते। और खाली वोट वाले दिन कहा जाता लो भैया ये ले लो और जाकर के वोट दे देना। आपके वोट की कीमत कितनी है बहन जी? साहब कांसीराम नौकरी छोड़ करके जब चले गए तो उनकी माँ रोते रोते उनके पास आई, बहुत मान मनोवल की कि बेटा घर चल, इतना नौजवान लड़का शादी विवाह नहीं करेगा, ऐसा कैसे चलेगा। माँ को समझाकर साहब कांसीराम भेज देते हैं घर कि माँ तू घर जा, मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया सबके लिए। माँ रोते रोते घर चली जाती है वापस वहीं पंजाब में। और यहाँ साहब कांसीराम दिन रात आपको और हमको जागरूक करने के लिए कभी पैदल पैदल कभी साइकिल साइकिल कभी भूखे रह के कभी प्यासे रह के। एक बार तो उनकी जेब में 5 पैसा नहीं था कि अपनी पंक्चर साइकिल में हवा डलवा सके। आज तो जेब में 10 रुपया 20 रुपया रख के निकलते हो, सुरती खरीदते हो, ठोक के खाते हो, इधर उधर पचर पचर थूक देते हो भैया। कीमत पैसे की आप क्या जानो? कीमत पैसे की साहब कांसीराम के मिशन मूवमेंट में काम करने वाले लोग समझते थे बहन जी कि एक दिन ऐसा भी था कि उनके पास जेब में 5 पैसा नहीं था कि पंक्चर साइकिल में हवा डलवा लें और उस साइकिल से जाकर के अपनी ट्रेन पकड़े कि लोगों की मीटिंग अटेंड करने जाना था। 4 साल बीत गया था बहन जी, साहब कांसीराम अपने घर नहीं गए थे। 4 साल के बाद ऐसा संजोग लगा कि साहब कांसीराम की मीटिंग उनके अपने गांव में, पंजाब के जिले में जो उनका रोपड़ जिला था, वहां पे उनकी मीटिंग लगी। साहब कांसीराम की माँ बहुत खुश हुई कि बेटा 4 साल बाद अपने गाँव में आया है, मीटिंग में आया है। सोची कि चल करके मना लाए। उनके पिताजी से कही कि चलिए बेटा को चल करके लिवा आया जाए घर, फिर से मना लिया जाए। बेटा को मनाने के लिए पिताजी ने मना कर दिया कि जब लड़के ने ये मान लिया कि हम मर गए तो हमारा लड़का भी हमारे लिए मर गया। साहब के पिताजी ने मना कर दिया। लेकिन माँ लोगों का दिल थोड़ा नाजुक होता है ना, माँ का कलेजा नहीं माना, माँ चली गई साहब को मनाने के लिए। ऐसे साहब खड़े होकर मीटिंग में बोल रहे थे, बहुत बड़ा सभा लगी हुई थी। साहब की माँ पीछे पेड़ के किनारे खड़ी होकर सोच रही है, आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहा है। सोच रही है कि जिस बेटे ने अपना घर द्वार छोड़ दिया, आज उस बेटे को सुनने के लिए इतना बड़ा मजमा, इतने बड़े लोग आए हुए हैं दूर दूर से। साहब की माँ पीछे खड़ी रही, पूरी मीटिंग चलती रही, साहब की माँ आगे नहीं आई। जब मीटिंग खत्म हुई, लोग इधर उधर सब चले गए, खत्म हुआ, तब साहब की माँ पीछे पेड़ पे से चल करके धीरे धीरे साहब के पास आती है और जैसे साहब के सामने पड़ती है, साहब को ऐसे अपनी बाहों में भर के खूब तेज तेज रोने लगती है और रोते रोते कहती है, बेटा घर चल, बेटा घर चल, तेरी माँ बुढ़ी हो गई है, तेरी माँ से काम नहीं होता है, तेरी माँ के लिए बहू की जरूरत है। बेटा मैं तेरे सर पे सेहरा बंधा हुआ देखना चाहती हूँ, तू मेरे लिए बहू लेकर के आ, बहू मेरा घर में काम में हाथ बटाएगी, घर चल बेटा घर चल। माँ रोती जा रही है, बोलती जा रही है और साहब के चेहरे पे एक शिकन नहीं, साहब के चेहरे पे एक भाव नहीं। माँ रोते रोते जब चुप हुई, तब साहब ने माँ को अपने सीने से थोड़ा अलग किया और अलग करके बोलते हैं, माँ तू आज फिर अपना टाइम वेस्ट कर रही है। माँ मैंने इस बहुजन समाज को अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है। इस बहुजन समाज को जगाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई गुरेज नहीं। माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए, माँ मुझे कफन चाहिए। मैंने इस बहुजन समाज के लिए अपना कफन ओढ़ दिया। इतना त्याग किया साहब कांसीराम ने, तब आप और हम यहाँ कुर्सी लगा करके बैठे हैं भैया। हम बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है, 1.5 पौने 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है भैया, लेकिन इसके बावजूद नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जबकि रात दिन मिशन मूवमेंट का काम जो है मांग रहा है ये कि आपको लगातार चलना है, चलते रहना है। लेकिन हमें पता है कि अभी मैं आज नौकरी छोड़ दूं तो मेरी गाड़ी में तेल डलाने के लिए कोई पैसा भी नहीं देगा। हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सोचिए कितना बड़ा सोच एक साहब कांसीराम का था कि वैज्ञानिक की नौकरी करते थे, क्लास 1 अधिकारी की नौकरी करते थे। साहब ने उस जमाने में नौकरी छोड़ करके इतना मिशन मूवमेंट गांव गांव साइकिल साइकिल पैदल पैदल घूम करके जो है खड़ा किया। और फिर उसके बाद साहब ऐसे ही चल रहे थे, ऐसे एक मीटिंग में बैठे थे, भैया ठंडी अभी हाफ स्वेटर की रह गई है, हाफ जैकेट हाफ कोट की रह गई है, काय बहन जी, सुबह शाम 7 स्वेटर की ठंडी है बहन बा। ऐसे मीटिंग खत्म एक दिन हुई तो एक औरत कहती है कि साहब ठंडी का मौसम शुरू हो गया बा, कपड़ा लत्ता कुछ खरीद ला, स्वेटर साल कुछ कोट वोट ले लीजिए, नहीं तो ठंडी लग जाएगी, ठंडी बहुत तेज पड़े वाली है। साहब कहे अच्छा ठीक है ले लेंगे। साहब की जेब में केवल 5 रुपया था उस दिन।
साहब ऐसे निकल के जा रहे हैं, रास्ते में एक तो दुकान दिखती है तो ऐसे रुक के देखने लगते हैं। और तुम सारे बच्चों, ये मुर्गा कट बाल लगाने से, तुम बाल कटाने से तुम लोग क्या हीरो बनोगे? साहब की पर्सनालिटी देखो जरा, इनसे बड़ा कोई हीरो था ही नहीं। एक तो बाबा साहब को मैं हीरो मानती हूँ और एक ये, इनका ललाट देखिए, लंबे चौड़े गोरे चिट्टे बहन जी, एकदम चौड़ा माथा, ऐसे ऐसे दुकान के बाहर खड़े होके देख रहे हैं। तो दुकानदार सोचा कौन बड़ मनाई है, बड़ा मनाई है, इतना बढ़िया साफ सुथरा एकदम लंबा चौड़ा है। कहा साहब बाहर से क्या देखा था हुआ, तनी भीतर आई जा। साहब कांसी राम अंदर चले गए तो कहे कि साहब क्या चाहिए? कहे कुछ नहीं, बस ऐसे देख रहे थे कपड़ा, यही कोट। कहे अरे साहब पहन के देख लो। सोच ले बड़ मनाई है, बढ़िया 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 महंगा महंगा दिखाने लगा। एक ठो पहना के दिखा दिया, साहब को फिटिंग हो गया। दुकानदार कहता अरे साहब पूछते कितने का भैया? दुकानदार कहता अरे ज्यादा ना, खाली 2000 रुपया का है। साहब कहते अरे नहीं भैया इतना महंगा हम नहीं ले पाएंगे। कहा अरे 150 कम दे दिया भैया, और क्या बात? कहा नहीं नहीं इतना महंगा मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि साहब की जेब में केवल 5 रुपया था। वो कह रहा अरे अच्छा 400-500 रुपया कम कर दिया, 1500 तोरे खातिर लगा देते हैं, तू लेना। साहब कहते ना भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है। दुकानदार कहता कहा राजू इतना लगावत हुआ, बार बार कहा था वो पैसा ना पैसा, कितना पैसा ले हुआ? साहब कहते हैं मेरे पास केवल 5 रुपया है। दुकानदार बिगड़ गया साहब के ऊपर, कहता भिख मंगा कहेंगा, जब औकात नहीं थी तो दुकान के अंदर घुसा कैसे? चल निकल जाए मेरी दुकान से बाहर। साहब कांसीराम चुपचाप दुकान से बाहर निकल आते हैं बहन जी, और बाहर निकल के दुकानदार से कहते हैं भैया मैं चला तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि 5 रुपए में क्या मुझे कहीं कोट वोट मिल सकता है, स्वेटर वोटर मिल सकता है? दुकानदार कहता भिख मंगा कहेंगे, 5 रुपये में कोट खरीदे क्या? तो चल जा मुर्दा घाट। और साहब सही में चले जाते हैं मुर्दा घाट बहन जी, जहाँ मुर्दा लोगों का कपड़ा तैयार के रखा रहता है ना, मुर्दा घाट पे पुराना कपड़ा, उतरा हुआ कपड़ा रखा रहता है, तो वैसे ही रखा हुआ था। साहब वहाँ मुर्दा घाट में ऐसे टहल रहा, इतना लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा आदमी वहाँ घूम रहा है। तो ऐसे एक दुकान पे देखते हैं, उठा के उसका कोट पहन लेते हैं। तो वो कहता है अरे साहब ये मुर्दा आदमी का कपड़ा तोरे खातिर ना बा, तोरे खातिर ना नया कपड़ा, तोरे खातिर ना, दुकान पे जा दुकान पे। साहब कहते हैं अब हमके फिटिंग हो गया, बताओ कितना पैसा दे दें? वो कहा अरे साहब मुर्दा आदमी कपड़ा कहा हमको पता, मुर्दा आदमी कपड़ा बताओ कितना दे दें? कहा था साहब कुछ दे दा। कहा था अरे कुछ ना, बताओ कितना दे दें? कहा था साहब 5 रुपया देता है। और क्या बन? साहब जेब में से निकाल करके 5 रुपया दे देते हैं। मुर्दा घाट से मुर्दा आदमी का 5 रुपए का कोट पहनने वाले ने देखो भैया इतनी बड़ी क्रांति कर दी कि आज आप और हम इतना बढ़िया बढ़िया कलफ लगा हुआ कपड़ा पहन करके इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे। ये साहब की क्रांति का देन है बहन जी, कि आज हर 5 साल के बाद बाबा साहब ने तो संविधान में केवल वोट का अधिकार दिया था, आपके वोट की कीमत का एहसास साहब ने नारा दे के कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं नेता नहीं हूँ, ताली बजाने की जरूरत नहीं। मैं जो बात कर रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको समझाने के लिए आई हूँ, मैं आपको वोट मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मेरी बात ही आपको सब कुछ समझा देगी। साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेटा आपको इस बात के लिए सावधान किया कि तुम वोटर हो तो तुम राजा हो, क्योंकि तुम्हारे वोट से कोई राजा बन सकता है। और मजबूरी देखिए हर 5 साल के बाद जब साहब ने आपको बताया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तथाकथित ऊंची जातियां पहले हम लोग की बस्तियों में झांकने तक नहीं आती थी, और आज देख लीजिए किसी भी जाति का नेता हो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम करके आते हैं, उतरते हैं, और उतर के आके कहेंगे काकी गोड़ धरत है, वोट हम ही के दिया, आजी गोड़ धरत है, वोट हम ही के दिया, काका गोड़ धरत है, वोट हम ही के दिया। इतना मजबूर कर दिया इन ऊंची जाति के लोगों को कि आकर के आपके गोड़ धर रहे हैं कि गोड़ धरत है, वोट हम ही के दिया, कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आपको अपने वोट की कीमत का एहसास हुआ तो आप अच्छे अच्छे नेता को अपने चरणों में गिरा दोगे, लेकिन एक भगोना, एक छाता, एक साड़ी, एक प्लेट मुर्गा और एक पौवा दारू में अगर अपने वोट को आपने बेच दिया, रात में लगा लिया, सुबह उस नशे में वोट करके आए, तो केवल 5 साल के लिए गुलाम नहीं बनोगे भैया। अपने ये इन छोटे छोटे बच्चों को, जिनको इन महापुरुषों तक के बारे में अभी जानकारी नहीं है, इन बच्चों को आप 20-25 साल की गुलामी धकेल दोगे, क्योंकि सरकार ने पूरा प्लानिंग किया हुआ है। एक नया संविधान बन के तैयार हो रहा है। ये बहुत दिन तक ये सूट बूट और हमारे जैसे लोगों की नौकरी सलामत नहीं रहने वाली है भैया। चाहे जितना चुटिया बना के घूमो, चाहे जितना मूछों पे ताव दे के घूमो, ग्रेड चमार बनो, ग्रेड पासी बनो, ग्रेड धोबी बनो, जो भी ग्रेड बनना है, जितना बनना है बनो, जब तक भारत का संविधान है तभी तक ये सब चल रहा है। सरकार व्यवस्था कर रही है कि नया संविधान लागू होना चाहिए, और वो नया संविधान समानता पे नहीं, समरसता पे होना चाहिए। समानता और समरसता पे ये फर्क है बहन जी, कि समानता ये कहती है कि तीनों एक बराबर हैं, सभी जितने लोग भारत में जन्म लिए हैं वो एक बराबर है। लेकिन समरसता ये कहती है जैसे आप लोग हैं, कुर्सी साहब बन करके कुर्सी बैठे और औरतों को नीचे बैठाए, ये समरसता है। व्यवस्था में रहोगे
उसी जमीन पे कुर्सी लगा के तुम बैठोगे और उसी जमीन पे कुर्सी लगा के ये बैठेंगी। इसको समरसता बोलते हैं, एकदम सरल भाषा में। यही समरसता आने वाली है जब ऊंची जाति यहाँ बैठेंगे और बाकी लोग नीचे बैठेंगे। तो भैया, भारत का संविधान आपको जो वोट का अधिकार दिया है, इस वोट को, अधिकार को किसी भी रूप में, किसी भी कीमत पे बेचने की कोशिश मत करना मेरे भाई। बस इतनी अपील है आप लोगों से, क्योंकि आप अपने वोट से राजा खुद बन सकते हो। साहब कहते थे अगर अपना वोट का अधिकार सही से इस्तेमाल किया तो राजा बन जाओगे, और अगर अपने वोट को बेच दिया तो तुमने अपनी बहन की, अपनी बेटी की इज्जत के साथ समझौता कर लिया। तो अगर आपको अपनी बहन बेटी की इज्जत के साथ सौदा करना है तो बेशक अपना वोट बेचिए, खाली झोला टांग करके पिछलग्गू और चमचा बन के रह जाओगे। हर पार्टी के लोग जो है यही कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सेंध लगा रही है कि साहब कांशीराम ने जो मिशन मूवमेंट खड़ा किया था, हमारे ही बीच में से 2-4 बच्चे, 2-4 युवा लोगों को तैयार कर दिया जाता है। वो यही कहते हैं, अरे वो बहन जी का कहीं नहीं, खाली पार्क में तो बनौनी, खाली मूर्ति है तो बैठौनी, और का कहीं नहीं। हाँ, कहा ज्यादा, अरे वो का कहीं नहीं, सतीश मिश्रा का हटाए देती तो बहुत नहीं करा हाथ। और का कहते हैं, अरे बहुजन के बात होत रहा, अब तो सर्वजन के बात होवे लगले, मिशन से भटक गई है। अरे औकात कैसे होती है आप लोगों की इतनी बात कहने की? भारत का संविधान क्या बहन जी एक जाति की बात करता है, एक धर्म की बात करता है? भारत का संविधान हर जाति की बात करता है, हर धर्म की बात करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सब लोगों को एक बराबर अधिकार देता है। चाहे औरत हो या आदमी हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, सबको एक बराबर अधिकार देता है। भारत का संविधान बहुजन की नहीं, भारत का संविधान सर्वजन की बात करता है। अगर आपकी बहन ने आज सर्वजन की बात करने लगी तो आपके पेट में दर्द क्यों होने लगा? और वो दर्द ऊंची जाति के लोगों को नहीं हो रहा है, हमारे ही बीच में से पैदा किए हुए चमचों को हो रहा है। वही हम लोगों के बीच में गांव में घूम घूम करके इस टाइप की फालतू बात करते हैं। और रह गई ये बात कि सतीश मिश्रा को हटा देती तो मिशन मूवमेंट और तेजी से चलता, बहुत लोग छिटक गए, वो जुड़ जाते। अरे जिनको छिटकना था वो अपने बच्चों का टिकट नहीं करवा पाए तो वैसे छिटक के चले गए। हाँ, कितनी गंदगी साफ हुई अम्बेडकर नगर से, कितनी गंदगी साफ हुई अम्बेडकर नगर से। जब से पार्टी बनी तब से खूंटा गाड़ के लोग बैठे थे, दूसरी प्रतिभा को निकलने ही नहीं दे रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मैंने चुनाव लड़ा, 25 साल मैं विधायक सांसद रहा, अब मेरे बाद मेरा बच्चा ही लड़े। अरे आपका बच्चा कब लड़ेगा भैया? और अगर उसने ये सफाया शुरू कर दिया तो आप सतीश मिश्रा जी को टारगेट कर दोगे भैया? अपनी कमी छुपाने के लिए अपनी बहन के ऊपर उंगली उठाना, ये तो वैसे ही करते हैं। आदमी, 2 आदमियों के बीच में लड़ाई होती है और ये माँ बहन की गाली शुरू कर देते हैं। अपने आप को गरियाना चाहिए। 2 आदमियों के बीच की गाली जो है वो शुरू कर देते हो माँ बहन की, तो आपका तो धर्म ही यही है, जो मुंह उठाया बोल दिया। सतीश मिश्रा जी आपके संगठन में राष्ट्रीय महासचिव हैं, कितनी बड़ी हैसियत है आप सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को, अपने बेटे को और अपनी बहू को और अपनी पत्नी को, यानी उनके परिवार से 3 महिलाएं, उनकी बेटी, उनकी बहू और उनकी बीवी, तीनों लोग पार्टी का झंडा उठाए जो है गांव-गांव घूम रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं बहन जी, जगह जगह मीटिंग सम्मेलन कर रहे हैं। अपने पूरे परिवार को वो लगा करके घूम रहे हैं संगठन का काम करने के लिए। आप में से जितने भी ये मुंहजोरी करने वाले लोग हो, आप में से कितने लोगों ने अपनी बहन को, बेटी को या बीवी को तैयार किया मिशन मूवमेंट के काम के लिए? किसी को तैयार किया आप में से? एक को नहीं। यहाँ जितने नेता बैठे, यहाँ तक कि राम प्रसाद जी भी अपनी पत्नी को लेकर प्रचार में नहीं घूमते होंगे। मैं केवल एग्जाम्पल दे रही हूँ, बड़े नेता का एग्जाम्पल दिया जाता है। आप भी देख लीजिए, आप तो कोऑर्डिनेटर हैं, आप भी अपनी पत्नी को नहीं लेकर के आए। हम अपने घर की एक बेटी को तैयार नहीं कर पाते हैं और अपनी बहन के ऊपर उंगली उठा देते हैं, और वो भी उस व्यक्ति के ऊपर जो अपना पूरा परिवार लगा के आपकी बहन का साथ दे रहा है। का बहनी जो हमारे बहन का साथ दे था वो पीछे जाने कैसे कहिए कि अरे मिसरवा घटाई देती तो बहुत नहीं करा, अरे मिसरवा तो हर का बिगाड़ते अपन बहन बिटिया कुलीन के तो लगौले प्रचार करे खातिर। जे दिन अपन घर से अपन बहन बिटिया के निकाल लिया प्रचार करे खातिर, वही दिन बोलिया भैया। और रह गई बात ये मूर्ति स्मारक पार्क बनाया, तो वो मूर्ति स्मारक पार्क केवल पत्थर नहीं है। अगर अपने बहुजन महापुरुषों में से जिस भी बिरादरी के हो, पेरियार ललई सिंह यादव के वंशज हो, तो पेरियार ललई सिंह यादव को यादव बिरादरी नहीं जानती। मेरा जन्मदिन, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस बात में कि मेरा जन्मदिन मैं पेरियार ललई सिंह यादव के साथ शेयर करती हूँ। 1 सितंबर को उनका भी जन्म हुआ था, 1 सितंबर को मेरा भी जन्म, और हर 1 सितंबर को मैं आजमगढ़ में पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती पे यात्रा निकालती हूँ, स्पेशली यादव बिरादरियों के गाँव में। और वहाँ पे जब उनका ललई सिंह यादव का फोटो लेकर के हम लोग गाते बजाते मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, हम तो गाड़ी में ही चलते हैं, लेकिन बाकी सब पूरी रैली जब निकलती है तो हमारी यादव भाई लोग क्या बोलते हैं, लागत है आपकी दाई बसपा वाले पगलाए गए हैं, आपकी दाई लागत है कि कमला यादव के ना ललई यादव के टिकट मिले वाला है। मतलब अपने महापुरुषों को हम नहीं जानते हैं, हर एक चीज को केवल
राजनीति से हमने जोड़ना सीख लिया। हम ललई सिंह यादव जी का जयंती मना रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये पेरियार थे, मसीहा थे। इन्होंने कहा कि ये भगवान को बनाया गया, आपको अंधविश्वास में, अंधभक्ति में ढकेलने के लिए उनकी विचारधारा को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ये लोग राजनीति की बात शुरू कर देते हैं। अगर पेरियार ललई सिंह यादव के वंशज हो, अगर संत गाड के बाबा के वंशज हो, अगर मान्यवर कांशीराम साहब के वंशज हो, तो अगर अपनी गौरवशाली इतिहास को 1% भी जानते हो तो कभी लखनऊ का टिकट लेके पहुंचना। अगर पहले भी जा चुके हो तब भी दोबारा जाना, मेरी बात के बाद जाना। और जैसे गोमती नगर में एंटर करोगे, जब वो भव्य सा दिखाई देता है ना दूर से, जो लाइट भी बंद रहती है तब भी अलग सा चमचमाता है। इनके नाम पे जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे जो बना हुआ सामाजिक परिवर्तन स्थल है, उसका परिवर्तन महसूस करो। और उस चौराहे पे लगी हुई समता मूलक चौराहे पे ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, मान्यवर कांशीराम साहब, संत गाड के, इन सारे महापुरुषों की जब मूर्ति देखो तो अपना इतिहास जो जानता है उसी का गर्व से सीना चौड़ा हो सकता है कि जिन लोगों को लोग देखना पसंद नहीं करते थे बहन जी, जिन लोगों को देखना नहीं पसंद करते थे, जिनके साथ में कोई उठने बैठने तक का आज वोट ना हो तो हमारे बस्ती में झांकने भी ना आए, उनका इतिहास जो है जिंदा कर दिया लखनऊ में स्मारक बनवा करके। मुंह उठाया आपने, कुछ भी बोल दिया, पूरा लखनऊ, पूरा नोएडा जा करके देखिए तो आपकी बौद्ध विरासत फिर से चीख करके बोलती है कि सत्ता में वापस आओ तो अपना इतिहास जिंदा करो, क्योंकि तुम तो दारू पी के मर जाओगे। हाँ, तुम तो दारू पी के मर जाओगे, सुर्ती खा के मर जाओगे, फुक्का लगा के मर जाओगे बहन जी। नई नई साड़ी की जोते जोते हम लोग खत्म हो जाए, लेकिन हमारी लड़का जाइए लखनऊ जाइए या नोएडा जाइए तो जाके देखिए कि हमान का विरासत कैसन रहल। आज किताब में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं ना कि सम्राट अशोक का शासन काल था तो 84,000 स्तूप बनवाया, वैसे ही इतिहास गवाह रहेगा। ये बच्चे पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज का शासन था तो उसने भी अपना इतिहास वापस गौरवशाली बनाया। तो जवाब देना सीखिए इन लोगों को। जवाब, मैं कोई तर्क नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि इन लोगों ने जब किसी चीज पे पहले तो नहीं जीत पाए, जब नया नया संगठन खड़ा हुआ था तब बहन जी के चरित्र पे उंगली उठाने लगे। जब उससे अब ये थोड़ा सा उम्र के ढलान पे हो गई कि अब वो नहीं हो सकता, साहब भी चले गए, जब वो नहीं हो सकता तो अब आपने दूसरी तरफ से शुरू कर दिया कि का कहनी बहन जी तोरे दुआरे तकले आरसीसी का रोड आयल काहे के अम्बेडकर ग्राम बनाता हो। आपके गांव में एक पंचायत भवन बना कि शादी विवाह के लिए अगर दुआरे जगह न पाए तो कम से कम पंचायत भवन में बारात वरात रुक जा सकती है, शादी विवाह में मेहमान रुक सकते हैं। कितने सारे हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए इंटर कॉलेज बनवाया, डिग्री कॉलेज बनवाया, यहाँ तक कि लखनऊ में यूनिवर्सिटीज भी दो बनवाई। कितना काम किया बहन जी शिक्षा के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जोर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम शिक्षा की बात करोगे तो तुमको घर के अंदर डाल देंगे या तुम्हारे ऊपर लाठी बरसाएंगे। तो शिक्षा का महत्व वही समझ सकता है जो पढ़ा लिखा हो। भिखमंगे लोग तो खाली आपके ऊपर फूल बरसा सकते हैं जब आप अंधभक्ति करते हो। तो वो लॉयर है आपकी बहन, बहन जी आपकी बहन लॉयर है, आपकी बहन ने वकालत की पढ़ाई पढ़ी है और आपकी बहन नौकरी करती थी और उस नौकरी को साहब कांसीराम के कहने पर अपने घर से सूटकेस में 2 जोड़ी कपड़ा लेकर के छोड़ करके चली आई। जब साहब ने उससे पूछा कि बेटा क्या बनना चाहती हो, वो बोली कि मैं IAS बनना चाहती हूँ, DM कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो साहब ने कहा कि तुम्हारी प्रतिभा देख के मैं तुमको बता सकता हूँ कि तुम कलेक्टर क्यों बनना चाहती हो। मैं तुमको ऐसा बना दूंगा कि तुम्हारे आगे पीछे 10-20 कलेक्टर रोजाना घूमते रहे। और देखिए करिश्मा करके दिखाया, करिश्मा करके दिखाया। बहन जी की चाल आप और हम क्या तेज चाल चलते होंगे, जब वो चलती हैं तो उनके पीछे पीछे अधिकारी पैर से पैर नहीं मिला पाते हैं, इतना फास्ट उनका काम रहता है। और कई कई जगह पे जहाँ पे अम्बेडकर ग्राम बना था बहन जी, जब शासन सत्ता थी, जब अम्बेडकर ग्राम बना था तो कई जगह अधिकारी लोग जैसे काम नहीं करते थे ना, तो उनको आइडिया तो था नहीं कि कैसा शासन होता है। तो पता चला सुबह एकदम औचक निरीक्षण होने वाला है आपकी बहन का आपके गाँव में, तो रतिये रात में जो है सड़क बना के तैयार, रात में सड़क बना के तैयार। लेकिन आपकी बहन एडवोकेट भी है, वो समझ जाती थी कि ये रात की बनी हुई सड़क है, इसीलिए ऐसा जूता पहन के आती थी और जहाँ थोड़ा किनारे से ऐसे दबा के देखती थी रात का बनल बा, मतलब हमारा दौरा नहीं होता तो तुम ये करते हो। वहीं खड़े खड़े आदमी सस्पेंड, वहीं तुरंत खड़े खड़े अधिकारी सस्पेंड। ये होता है शासन व्यवस्था भैया। ये शासन नहीं होता कि 5 किलो अनाज दे दिया, 5 किलो राशन दे दिया, 2 किलो तेल दे दिया, 2 किलो चना की दाल दे दिया, उससे शासन आप उम्मीद करते हो। तो भिखारी बन के नहीं रहना है बहन जी, भिखारी बन के नहीं रहना। अरे 5 किलो राशन पानी तो हमन गोरू भैंसी के चराई देला डेली, सही बहन जी खाते बने ना। हाँ, किलो 2 किलो तो रोजाना गोरू भैंसी को चला देते हैं कि अच्छे से दूध दे दें। ये 5-5 किलो राशन पानी में हम लोगों का वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।
तो बहन जी इस बात को ध्यान रखिएगा, वोट का अधिकार सही चलाया तो, रिपीट कर रही हूँ इस बात को, कि वोट का अधिकार सही चलाया तो खुद को राजा बनाओगे, और वोट का अधिकार गलत चलाया तो खुद को खत्म कर दोगे। काहे कि आपके बहन अकेले मुख्यमंत्री ना बने नहीं। हाँ बहन जी, अकेले मुख्यमंत्री ना बने नहीं। यहाँ गांव देहात में हमनो मुख्यमंत्री रहीला, सब ऊंची जाति के लोग। बताई वो पे आई कि बटन दबाई ला कहीं और चल जाएगा। हाँ, वो पे आई। बहन जी वो अकेले मुख्यमंत्री नहीं बनती, गांव में आप भी मुख्यमंत्री बनते हो। ऊंची जाति के लोग आपसे सोझे मुंह बात करते हैं, कोई ऐसे आंख तरेर के बात नहीं कर पाता कि इनकर शासन सत्ता, और शासन सत्ता आज नहीं भी है तो भी हमन कहिला सरकार बने तो देख लिहल जाई, बोले जाला ना, देख लिहल जाई। तो ई मजबूती जौन आई ई आपन शासन सत्ता से आई। और हमारी माई के बात बिल्कुल जायज है, हमारी माई की बात बिल्कुल जायज है कि बटन आपन पार्टी का दबाई ला लेकिन वोट कहीं और चला जाता है। देखिए ये बात छूट गई थी, आपने याद दिला दिया। इतना गांव में घूम रहे हैं, हर गांव में औरतों की यही शिकायत है कि बटन तो अपन पार्टी के दबाईला, वोट तो अपन बहन के देला, वोट कहीं और चल जाला। इससे एक चीज और पता चलती है कि मेरे समाज की औरतें बहुत ज्यादा जागरूक है। जागरूक आप लोगों को होना है भैया, ये बहुत जागरूक है, बहुत कट्टर है। आप लोग चौराहा सट्टी पे जो 2-4 ठो चमचा हमारे बीच में पैदा कर दिए गए ना, बद कही करते हैं, आप लोग उनके भुलावे में आ जाते हो और फिर वही बकैती अपने घर में शुरू करते हो। तो आपके जैसे युवा और आपकी जो और छोटे बच्चे जो हैं वो लोग भी उसी तरीके की बातें करने लगते हैं। लेकिन ये एकदम पक्की है, हर जगह आप लोग यही बात कह रहे हो कि बटन अपन पार्टी का दबाईला, वोट कहीं और चल जाला। इसके लिए आपकी बहना ने बहुत संघर्ष किया है और मेरे अपने घर से भी 4-5 लोग ड्यूटी कर लिए हैं। 4 चरण का चुनाव हो गया है, कुछ लोगों का भी ड्यूटी बाकी भी है। 4 लोग ड्यूटी कर लिए हैं और उन्होंने ये बताया है कि अब की बार जो वोटिंग मशीन आई है वो वोटिंग मशीन नई वोटिंग मशीन है और उसमें गड़बड़ी एकदम ना के बराबर है। कहीं इक्का दुक्का कोई केस सुनने को आ गया तो आ गया, लेकिन इस बार कोई केस सुनने को आ नहीं रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, वो कारण जब इस पे नहीं रहेंगे तब कभी आप लोगों से बात कर लेंगे। इसका कारण एक ये भी है क्योंकि पूरे दुनिया में जो है ना सत्ता परिवर्तन हो रहा है, पूरी दुनिया में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और उसका असर इंडिया के चुनाव पे भी पड़ रहा है। और इसी वजह से इस बार के चुनाव में, स्पेशली उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बाकी सारी सरकारों की हालत खराब है क्योंकि विश्व के जो पटल में चल रहा है उसका प्रभाव यहाँ तक दिख रहा है और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार के चुनाव में जो वोटिंग मशीन की गड़बड़ी है वो ना के बराबर हो रही है। इसलिए बिंदास वोट कीजिए, जी खोल के वोट कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से बिक के वोट मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। मशीनियां मत खींचो। हाँ, मशीनियां मत खींचो। मशीन इस बार की एकदम सही आई है। और रह गई बात आपकी बार का चुनाव परिणाम, आपकी बार के चुनाव परिणाम में अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है, अल्लाह बोला जाए, अगर आपको इस बार के चुनाव में मशीन की गड़बड़ी लगती है तो उसके लिए इस बार हम लोगों को एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि वोट हमारा छीना जा रहा है। तो हम नेता का मुंह काहे तकते हैं? बहन जी, वोट हमारा छीना रहा है ना, वोट हमारा छीना रहा है ना, तो हम नेता की तरफ काहे मुंह करके देखते हैं? अगर वोट हमारा छीना रहा, आपकी चुनाव के परिणाम में कुछ गड़बड़ी होती है तो ईवीएम के खिलाफ, वोटिंग मशीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना होगा, तभी इसका समाधान हो सकता है। नहीं तो हर 5 साल के बाद केवल वोटर बन के हम लोग रह जाएंगे। तो बहन जी ध्यान रखिएगा, जो बहनी आप तू नीला रंग का साड़ी पहन के आये बहुत निक लागत हो, आपो बहनी पहन के आये बहुत निक लागत हो, आपो बहनी बहुत निक लागत हो, जे भैया हमारा नीला नीला गमछा ओढ़ के बहुत निक लागत है। अबले बहुत लाल पियर कपड़ा पहरल गया, एक से 200-250 रुपए की साड़ी आवे, तनी एक नीला रंग का साड़ी खरीदला। और 7 तारीख, हाँ, और 7 तारीख के बहन जी 7 तारीख के झुंड में जइया, 5-5, 6-6, 7-7 के ग्रुप में बनाए के जइया और जाए के वहाँ एक तरह का जब साड़ी पहिर के निकलबू तो ओकर कुछ और जलवा हुई ना बहन जी। तो वो जइबू और जाए के जब अपन पार्टी का बटन दबाइबू हुआ ना, तो ई बात के हमन के ध्यान रखा है कि बटन अपने चुनाव निशान का तब तक दबा के रखना है जब तक सामने स्क्रीन पे आपकी पार्टी का निशान बन के ना आ जाए। बटन आप तब तक दबा के रखिए, सामने स्क्रीन पे आपकी पार्टी का निशान बन के ना आ जाए तब तक दबा के रखिए। और बगल में एक लाल रंग का बीप लगेगा, वो बीप बजेगा, जब आपका वोट पड़ जाएगा तो वो बीप बजेगा। जैसे बीप बजेगा तब आप बटन छोड़िएगा। और बगल में वीवीपैट मशीन लगा हुआ है, उसमें तुरंत पर्ची निकलती है। जैसे आपका वोट पड़ता है तो उसमें से पर्ची निकलेगी, पर्ची देखते रहिएगा, पर्ची में आपकी पार्टी का निशान बन के आ रहा है कि नहीं। वो पर्ची निकलेगी और निकल के सीधे बॉक्स में जमा हो जाएगी। अगर ऐसा होता है कि आपने पार्टी का बटन दबाया, आप जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप उसको बटन दबाया और ऊपर स्क्रीन पे किसी और पार्टी का निशान बन के आए,
ऐसा होता है कई जगह गड़बड़ी यही सबसे बड़ी होती है कि आपने अपनी पार्टी का बटन दबाया और ऊपर निशान किसी और पार्टी का बन के आ रहा है, तो तत्काल बगल में पीठासीन अधिकारी वहाँ पे बैठे रहते हैं, तत्काल उसकी शिकायत उनसे करिए और कहिए कि या तो मशीन ठीक करिए, और नहीं तो जब तक मशीन ठीक नहीं होगी तब तक आगे वोट नहीं पड़ेगा। इसीलिए हाँ, आगे वोट नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपना कपड़ा एक बराबर पहन के जाइए और ग्रुप में जाइए। एक औरत बोलेगी तो शायद चुप करा दे वो डांट करके, लेकिन अगर ग्रुप में 4, 5, 6, 7 के ग्रुप में अगर हम लोग जाएंगे तो वो बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों के हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये जो स्मार्टफोन है खाली वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, अपनी मम्मी लोगों के साथ में, अपनी दीदी लोगों के साथ में आप लोग जाइएगा। और देखा 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 कितना इंपॉर्टेंट बात पे देखा सुर्ती का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखा थे ये चला था राजा बने खातिर, चला है राजा बने खातिर भैया, ऐसे राजा बनवा। घंटा 2 घंटा बिना सुरती के ना जी पाई भैया, जान निकलत रहा का। बताओ तू हमार बोलत बोलत में सुरती बिना ना रह पावत हवा, तो कैसे हम भरोसा करें कि तू एक पौवा दारू मिली तो वोट ना भेज देबा। अरे राजू तनी अकल उकल लगावा, कहीं नाच बात हमें ने कहीं मीटिंग वूटिंग होला तो इकुल हम का दारू पी के आयल है, हमहू पी सकीला, हमहू बहुत निक लागेले कि अम्मा नहीं पिए ना तो हमहू पिए चाहिए, हमहू पी सकीला, हम तो अंग्रेजी वाला रोज पी सकीला, इतना पैसा मिलला हमके। तनी ई बात का तनी ध्यान रखल करा ना भैया, पब्लिक मीटिंग होए, घर में नात बात आए, ई कौन रही है। और कहीं अगर मेहरारू के मूड़ी पे से तनी पल्ला हट जाए कि ऐसा लैया है कि सहुर ना, ई बहुत सहुर वाला है, सबके सामने सुरती ठोका दे भैया। तनी सीखा भैया, गुण ढंग सीखा। अब वही कुल बताओ तबले बताओ तबले ठोके शुरू कर दिला बगलिया में, क्या बात। अब तो लड़का पीछे देखा था, वो सीखा था 17-18 बरस के, वही वो खाए पिए लगी, कैसे मना करवा भैया। हाँ तो वो सामने पी सामने करी तो फिर कहबा कि हमारा लड़का बिगड़ गया, कैसे ना बिगड़ी हो। तो बहन जी शिकायत करना है तुरंत। और ये स्मार्टफोन लेके जा रहे हो जो बात थी, देखिए हमारा आंख जो है ना कैमरे ज्यादा तेज चलता है। टीचर है ना, जब भी कॉपी चेक करते हैं तो इतना तो 100-200 कॉपी एक बार में चेक करनी होती, पता नहीं कैसा ऐसा ऑटोमेटिक है कि जहाँ बच्चा गलत लिखता है हमारी नजर उसी पड़ जाती है, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ऐसे सरसरी नजर से देखते हैं, जहाँ गलती होती है अपने आप नजर पड़ जाती है, ऐसे जहाँ कोई गड़बड़ी करता अपने आप नजर पड़ जाती है। हम बात कर रहे थे बच्चों से नजर पड़ गई सुरती पे जी। तो भैया स्मार्टफोन से आपकी माँ जो शिकायत कर रही होंगी उसको तत्काल कैमरा खोल के केवल खड़े हो जाना है, कोई गाली गलौज नहीं, कोई अपशब्द नहीं, खाली वो ऑन रिकॉर्ड रहना है कि आप रिकॉर्ड करिए कि आपने शिकायत की पीठासीन अधिकारी को, वो तत्काल डीएम को बुलाएगा, चाहे नई मशीन आएगी और चाहे उस मशीन की गड़बड़ी सुधारी जाएगी। 7 तारीख को सुबह उठ करके आपकी बहन ने 3 तारीख को लखनऊ में 7 बजे वोटिंग शुरू होता है, 7:10 पे आपकी और हमारी बहन ने वोट डाल दिया था, 7:10 पे आपकी बहना ने वोट डाल दिया था और 7:11 पे उन्होंने मीडिया को खड़े होकर के संबोधन किया था। तो आपको संदेश दे ले हैं कि पहले सुबह उठ के बुरुस मंजन कई के, नीला साड़ी पहन के, लिपस्टिक लगाइया, बिंदी लगाइया, सिंदूर लगाइया, पल्ला लगाए के और झाड़ के एकदम बढ़िया से 4-5-6 ठो सखी सखी बन के और जाए के पहले वोट डाल के आइया, तब जाए के घर में चूल्हा जले के चाहिए। ठीक भाई नहीं, पहले वोट उसके बाद खा पिए, तो पहले मतदान फिर खान पान फिर जलपान। तो वहां से वोट डाल के आइए, उसके बाद आराम से गुड़ खाइए, पानी पीजिए और फिर चूल्हा फूकिए, आराम से खाना वाना बनाइए।